हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे और अप्रैल अटेम्प्ट में जरूर से फोड़ेंगे। तो मैं आपको केमिस्ट्री में आपके मार्क्स को और बूस्ट करने के लिए आज स्टार्ट करने वाला हूं 24 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का। और अगर आप 22 जनवरी और 23 जनवरी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर से जाके देखिए। रीजन मैं बता रहा हूं, कौन सा टॉपिक आपको रिपीट करेगा अप्रैल अटेम्प्ट में, उसके साथ साथ क्वेश्चन को कैसे लास्ट फाइनल आंसर तक पहुंचे ताकि आपको पूरे 4 के 4 नंबर आपको जेई मेंस में मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसे छोड़ के मत जाना अप्रैल अटेम्प्ट में, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। और अगर आपको लगता है कि सर ये सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए तो आप एक कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा कि कंटिन्यू। क्या लिखना आपको, मैं चाहता हूं हर एक बच्चे से कंटिन्यू दिस सीरीज, नहीं तो मैं ये लास्ट वीडियो रखूंगा इस सीरीज का। कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर कौन कौन सा, 28 एंड 29 जैन 2025 पेपर्स। समझ रहे हो। अगर आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के जा रहे हो तभी मैं आपको मतलब 28 और 29 जनवरी का पेपर का जो सॉल्यूशन होगा उसको लाऊंगा। अदरवाइज ये मैं मान के चलूंगा 24 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी का मैंने सॉल्यूशन डिटेल तरीका के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और मान के चलता हूं यही लास्ट वीडियो। बट अगर ये कमेंट मेरे को आएगा, बच्चों पे अच्छा खासा कमेंट्स अगर करते हो आप लोग, तो मैं जरूर से 28 और 29 जनवरी का भी पेपर का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन आपके साथ लाऊंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट का, और उम्मीद करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेशन को फिनिश किया जाए। पूरे डिटेल तरीका से होगा, बेसिक से होगा, यह भी बताते चलूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट होने के चांसेस है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुमको थोड़ा आ रहा है, पहले से क्वेश्चन जान रहे हो, तो 2x पे भी आप बढ़ा के, मतलब 2x स्पीड पे भी आप देख सकते हो। बढ़ाना मत, नहीं तो नुकसान होगा, क्वेश्चन छूटेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 कार्बन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, किसका, हाइब्रिडाइजेशन। तो मुन्ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन का ये क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना आपको, तो आपको दो ही चीज जरूर काउंट करना होता है। क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। जो डबल बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ क्या, लोन पेयर। ये से तुम क्या निकाल लेते हो, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पहले बार एक बार भी कायदे से पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा। अब अगर मैं देखूं मुन्ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में देखूं तो ये कार्बन को गौर से देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अरे एक तो डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली इसका क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है मुन्ना। इस कार्बन को देखो तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। समझ रहे हो। इस कार्बन का देखो कितना हो जाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 भी, इसका भी sp2 हो जाएगा। समझ रहे हो। इस कार्बन का क्या हो जाएगा, अरे ऊपर भी एक कैच, नीचे भी एक कैच, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अरे 4 बॉन्ड हो जाएगा ना मुन्ना। यहां पर देखो इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये दोनों ही कार्बन का क्या हो जाएगा मुन्ना, sp हो जाएगा। ये दोनों कार्बन का क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ये वाले कार्बन का यहां पर एक हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो गया sp2। इस वाले कार्बन का कितना हो जाएगा मुन्ना, 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन का कितना हो जाएगा, sp। अब हमने तो सारे कार्बन का निकाल लिया। कैसे, लोन पेयर कहीं प्रेजेंट नहीं है, हम सिंपल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते चले गए। तो ये कितना बॉन्ड, 1 2 3, तो sp2। यहां पर 1 2 3 ऊपर हाइड्रोजन है तो sp2। यहां पर 1 2 3 ऊपर, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा। अरे नहीं समझ रहे हो, अरे हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, टेट्रावैलेंसी, तो बस चारों बॉन्ड काउंट करके देख लिया और पता चल जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ sp कितना है। sp देखो मुन्ना, अरे 1 sp यहां पर, उसके बाद सर 2 sp यहां पर, और सर अच्छा यहां पर एक, अरे 2 sp है, ये sp एक पोजीशन, ये sp 2 कार्बन का sp, तो टोटल यहां पर 2 sp और यहां पर 1 sp, तो टोटल कितना sp, 3 sp। तो ये और ये तो गलत हो गया। sp2 वाला कितना है, sp2 1 2 3, इसके अलावा 4, इसके अलावा 5 दिखा, तो 3 हमारा क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज, और 5 हमारा क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। उम्मीद करते हैं बहुत इजी, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता है मुन्ना। बोर्ड लेवल के भी बच्चों को जो एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेगा उसको बता दोगे सिग्मा बॉन्ड कॉब पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करना था। लोन पेयर कहीं है नहीं तो हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हम आंसर बता देंगे। समझ रहे हो, ये हमारा की कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या है मुन्ना, की कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करते हैं आप की कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे यार नेम्ड रिएक्शन, इससे आसान क्वेश्चन फिर क्यों बोल रहा हूं आसान, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन वाला। देख आरसीएन SnCl2 प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या होता है, आरसीएन साइनाइड को किसमें बदला है, एल्डिहाइड में। ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी से बताओगे, स्टेफन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है मुन्ना, स्टेफन रिएक्शन। तो इसका फोर्थ हो गया, इसका वाला कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो जाएगा। समझ रहे हो। हमसे क्या, अच्छा मैच कह रहा था, तो मैच तो यहां पर है ही नहीं, मैच तो यहां पर है ही नहीं, मैं इधर कर देता हूं। ए का कितना हो गया मुन्ना, फोर्थ वाला हो गया। समझ रहे हो। बी का क्या होगा, गौर से देखो,
RCOCl मतलब PSCOCl प्रेजेंस ऑफ H2PDBs ऊपर। अरे रोजनमुंड रिएक्शन, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रोजनमुंड, समझ रहे हो क्या कह रहा है, मैं रोजनमुंड हूं, समझ रहे हो। सी वाला अगर आप गौर से देखोगे मुन्ना, CH3 CrO2 Cl2 प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, अरे इटार्ड रिएक्शन। अरे अगर आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े होगे ना, तो ये सब रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के एक नहीं दो नहीं कई बार आया होगा और टीचर आपको इंपॉर्टेंट ही बताया होगा। COCl गेटरमान कोच, कोच मतलब CO, गेटरमान कोच रिएक्शन आपको याद कराया गया होगा क्या कि कैसे याद करते हैं गेटरमान कोच। तो ये आपको मैंने मैचअप्स करा दिया, यहां पर ऑप्शन कट गए हैं, ठीक है, मैं आपको करा के बता दिया, ये इसके सही आंसर है। तो ये कौन सा है, ये है आपका स्टेफन। स्टेफन कैसे, SN स्टेफन, स्टेफन नाम से है, 3 होगा SN। अच्छा SnCl कई बार SnCl4 आ जाता है, वो स्टेफन नहीं होता है, ध्यान रखना। रिड्यूसिंग एजेंट भले ही काम करेगा, वो स्टेफन नहीं होगा, ठीक है। RCOCl H2PDBSO4 रोजनमुंड, CrO2 Cl2 प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इटार्ड रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन का मैंने PDF अपने टेलीग्राम पे डाला हूं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो बाद में बड़े पछताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लास्ट टाइम में काम देगा सब टेलीग्राम पे मिलेगा। इस सेशन का PDF भी टेलीग्राम पे जुड़ेगा, तो आप वहां से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है इनमें से कौन, ये किसका क्वेश्चन है मुन्ना, GOC। मैं फिर कह रहा हूं GOC अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हो तो डिटेल लेक्चर जाके देख लो, और जो बच्चे पढ़े हो नोट्स को कायदे से रिवीजन कर लेना मेरे मुन्ना। अरे बोल दो ना हाँ, क्यों सर, क्योंकि ये GOC का क्वेश्चन है। कह रहा है OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुन्ना बढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं मुन्ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे सर ये हमको पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन, जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, घटा दे। अरे नहीं चमक में आया, बिल्कुल सर। सर इसके पास क्या है, सर इसके पास है लोन पेयर। अच्छा सर इसके पास क्या है, सर लोन पेयर। तो क्या ये दोनों एक्टिवेट ग्रुप करेगा, बिल्कुल सर लोन पेयर डोनेट करेगा। अरे यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अरे नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ये +M इफेक्ट दिखाई देगा। अरे हाँ या ना, बेंजीन रिंग से जैसे जोड़ोगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप दिखाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कह रहा है CN-NOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ना बाबा ना। CN देखो ये जो है ना, ये मेटा ग्रुप नहीं है, ये क्या है, पैरा। ये क्या है, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग। अरे ये समझ में आया, इसके पास लोन पेयर है, तो समझ रहे हो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये पैरा एक्टिवेटिंग है, समझ रहे हो। अब कह रहा है CN मेटा डायरेक्टिंग, हाँ ये मेटा डायरेक्टिंग बिल्कुल है, ये वाला मेटा डायरेक्टिंग बिल्कुल है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब क्या, ये बेंजीन रिंग पे पता है क्या करता है, ये बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव जनरेट करता है। मेटा पोजीशन पर जैसे जोड़ोगे तो ये बेंजीन रिंग पे मतलब इफेक्ट शो करेगा, समझ रहे हो। मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि बेंजीन रिंग पे क्या जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप और आल्सो एक्ट एज ऑर्थो पैरा। अब देखो बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, डिलोकलाइज होता है ऑर्थो और पैरा पे। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो आपको, तब जब बेंजीन रिंग पे कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बचपन से जिंदगी में कभी बनाए होगे और कार्बन के ऊपर। अरे मुन्ना ऐसे मेरे को देख रहा है ना जैसे मैं पता नहीं क्या बता रहा हूं, ऐसे मत देखो मुन्ना, नहीं तो कुछ चीजें हो जाएगा, समझ रहे हो क्या क्या हो जाएगा। अरे ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बोलता, ऑर्थो बोलते हैं, बोल दो ना। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटा, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही चार्ज डिलोकलाइज होता है, तो बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जब भी लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा, सही बात है। हाइलाइट आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाइलाइट क्या करता है, अरे -I इफेक्ट। हाइलाइट के पास भले ही लोन पेयर होता है, बट वो सर +M हाइलाइट का डोमिनेट नहीं करता है, -I करता है। अरे अबे गरीब, समझ में आ गया होगा। तो सर ये एक्टिवेटिंग नहीं, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सर ये तो गलत दिया हुआ, यानी कौन कौन सा आंसर सही हो गया, ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही हो गया। तो ACD आंसर कहीं है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करे। सर ऑर्थो पैरा पोजीशन कैसे होता है, सर चार्ज कैसे आता है, सर कैसे पता चला सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अरे लोन पेयर है, लोन पेयर सर अपना डोनेट करेगा, पॉजिटिव आएगा, बेंजीन पे माइनस जनरेट करेगा। अरे नहीं चमका, अरे यार। और जोनोलाइसिस क्या बोलते जा रहा हूं मैं, आपको फिर कह रहा हूं, GOC का जितने ऑर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट, +M, -M, +I, -I, +H, -H, ये सब को कायदे से कर जाना। क्वेश्चन एक जरूर किसी भी शिफ्ट में हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो GOC डिटेल लेक्चर नहीं देखे हो, देख लेना कहीं से भी 2 घंटा 3 घंटा में। देख चुके हो तो नोट्स देखो, वीडियो लेक्चर पे मत जाओ, क्वेश्चन रिवीजन करो, नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर क्या दिया हुआ है बेस और 1 मोलर एसिड दिया, लीड टू लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बात बता, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा? तू बोलेगा सर अगर हमारा रिएक्शन क्या हो जाए, एक्सोथर्मिक हो जाए। रिएक्शन क्या हो जाए? एक्सोथर्मिक हो जाए। अरे जितना ज्यादा हीट निकलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उतना ही टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने बोला रिएक्शन जितना ज्यादा हमारा एक्सोथर्मिक होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा निकलेगा। तुम बोले सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं बोलता हूं टेम्परेचर सर कैसे पता चलेगा सर हमारा कौन सा रिएक्शन में हीट ज्यादा निकलेगा? एक बात बता, हमको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलता है, तुमको पता होगा। तो अगर मैं बोल दूं स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो और अगर पूरा पूरा अच्छे से मिल गया, जितना इसका अमाउंट है उतना ही अगर इसका अमाउंट है, अरे यार तो बहुत ही गजब का क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। और अगर ऐसा चीजें होता है तो इसमें क्या होता है? ये रिएक्शन क्या होता है मुन्ना? एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन में कौन सा होता है? बहुत हीट निकलेगा। और वो भी मैंने बोला ना कब? जब इसका पूरा अमाउंट इसके पूरे अमाउंट से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। चलो इधर आओ सर, 45 ml सर ये क्या है? अरे ये तो गरीब आदमी, वीक एसिड। अरे ये वीक एसिड, ये तो काम यही खराब कर दिया। ये NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है सर, अच्छा अभी देख लेंगे, कंसंट्रेशन पे बाद में आएंगे, पहले देखते हैं HCl। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बात है सर। सर NaOH, अरे सर स्ट्रॉन्ग बेस, कंसिडरेबल कंसिडरेबल। बट इधर थोड़ा अभी आगे आओ, इधर सर क्या है? वीक एसिड। अरे काम खराब कर दिया। अरे सर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अरे सर ठीक है, तो सर ये और ये तो काम खराब कर दिया है क्योंकि वीक एसिड डाल के। अच्छा अब 2 ऑप्शन बच रहा है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा सर, और ये क्या मुन्ना? स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा मेरे मुन्ना, अब सर मैंने क्या बोला आपको कॉन्सेप्ट कि जब जितना एसिड ले रहे हो अगर उतना ही बेस पूरा का पूरा रिएक्टर ले तो उस कंडीशन में हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुमने बोला, इसी बात पे मैं क्या करके दिखाता हूं। देख फोर्थ वाला ऑप्शन में देखिए 50/1। अरे यार मोल्स क्या होता है मुन्ना? मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू क्या होता है? तुम पढ़ाए होगे मोलरिटी। मोलरिटी इनटू किससे कर दो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अरे नहीं समझ में आया, तो ये क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। अरे चमका, अरे यार मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल बाय नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। बोल देना हाँ सर। मोलरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अरे यार सब पढ़ा के रखा हूं, चल इधर आजा। तो मैंने बोला अगर 50 को 1 ml से 1 मतलब मोलरिटी से डिनोट मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो यानी 50 यहां पर और यहां पर सर कितना? 20। तो सर 50 इसका स्ट्रॉन्ग एसिड का 50 है, स्ट्रॉन्ग बेस का सर 20 है, तो सर यानी बच जाएगा। जरा फोर्थ ऑप्शन में देखो 30 कितना है मुन्ना? ध्यान से देखो फोर्थ ऑप्शन में देखो मुन्ना, ध्यान से इधर सर 30 इंटू सर 1। सर इधर क्या हो जाएगा? तो ये कितना निकल गया? 30 मोल। क्या निकल गया? मिली मोल निकलेगा कि मोल निकलेगा? मिलीलीटर है तो क्या निकल गया मुन्ना? मिली मोल। क्या निकल गया? मिली मोल। अच्छा गौर से स्ट्रॉन्ग बेस का देख कितना है मुन्ना? इसका भी सर 30 या 81 है, तो इसका भी कितना निकल गया? 30 मिली मोल। क्या बात है सर। सर इसका पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पूरा का पूरा सर एसिड, ये पूरा का पूरा बेस से क्या कर लेगा मुन्ना? ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा बेस से रिएक्ट करके बहुत ही प्यारा सा सॉल्ट बनाएगा और खूब रिएक्शन निकलेगा, खूब हीट निकलेगा रिएक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको पता है खोल के दिखा दे रहा हूं यार कि देखो कैसे पता चलेगा हीट इंक्रीज करेगा। सर जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा, कैसे पता चला एनर्जी निकलेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सर क्वांटिटी कितना होना चाहिए? अगर दोनों पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है तो उस केस में मैक्सिमम हीट निकलेगा। बोलो हाँ या ना। अगर समझ में आ रहा है तो बोल देना हाँ एक बार। अगला क्वेश्चन बेटा, आपको इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ये हमने स्निप लगा के दिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बायोमोलिक्यूल, आप मेरा कोई भी सेशन देख लो, मैं आपको बार बार कहता हूं बायोमोलिक्यूल में आप एनसीईआरटी कर लो। मेरे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एग्जाम्पलर सीरीज, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो। उसके अलावा आप कुछ भी मत करके जाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू 3 चीजें किया, आप 3 से 4 घंटा दो बायोमोलिक्यूल पे, आपके पक्का 4 मार्क्स कंफर्म। अब देखो एडिनाइन यूनाइन, अब आपके सामने क्वेश्चन है और इधर आंसर है, पैरा कौन सा करेक्ट है, मैच करना है तो मैच आप आराम से कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको एडिनाइन और यूनाइन, बच्चा कुछ लोग ऐसे मतलब मेरे को जब पढ़ाए थे टीचर तो बताए थे, समझ रहे हो, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं। देख मेरी बात इधर सुन, एजी एजी क्या होता है? एडिनाइन यूनाइन, इसमें कितना कितना करेंगे? 5-5 का। और दूसरा होता है कट, सीयूटी। कट मतलब साइटोसिन यूरेसिल थायमिन, देख में ना, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, ये कितना होता है? 6-6 मेंबर का रिंग होता है, समझ रहा है एजी। अच्छा आपको कमेंट में बताना है कौन प्यूरिन्स बेस है और कौन पिरिडिन्स बेस है, समझ रहे हो। इसमें प्यूरिन्स बेस और पिरिडिन्स बेस होता है, तुम आप बताओगे इसमें से कौन सा प्यूरिन्स बेस है। और एनसीईआरटी पढ़ के अगर नहीं पता है तो ढूंढ के कमेंट में बताना, जो कमेंट में नहीं बताएगा ना उसको मैं रगड़ के मारूंगा। पता है देखो
आप तुम मेहनत नहीं करोगे और आप चाहते हो कि मेरा 99% आ जाए, हवा है क्या? 15 लाख बच्चे की भीड़ है भैया, सब मेहनत कर रहे हैं, सब जी जान लगा रहे हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्यूरिन्स बेस है और कौन पिरिडीन बेस है, कौन पिरिडीन्स बेस है। प्यूरिन्स बेस और पिरिडीन बेस, इस दोनों में से कौन कौन है आप कमेंट में प्रॉपर लिख के जाओगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं यार। एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसिन, थायमिन का कौन सा मैचअप्स है आप देख लो, आपके सामने पूरा मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही मैंने लगा दिया, मतलब एनसीईआरटी का वो स्निप ही लगा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है मुन्ना H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ठीक है, और I2 भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में और ये 2HI बना रहा है, ठीक है मुन्ना, ये भी गैसियस स्टेट में। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा तो इसमें से चारों जो आपके पास 4 के 4 आपको ग्राफ दिया है, तो उसमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस रिएक्शन को। एक बात बता, अगर मैं आपसे पूछूं मुन्ना इनिशियल, अगर तू केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार भी पढ़ा है ना, तू बोलेगा सर इनिशियली ये क्या होगा, ये 1 मोल मान लेते हैं, और इसका भी सर, अरे अरे बिल्कुल सर, इसका 1 मोल मान लेते हैं, मतलब ऐसे छोड़ो ना, इतना क्यों करना है, इतना क्यों करना है, इतना क्यों करना है, इतना क्यों करना है। एक बार बताओ, ये कौन सा साइड है, तुम बोलोगे सर रिएक्टेंट साइड। कौन सा बोलोगे? रिएक्टेंट साइड। ये कौन सा साइड है, तुम बोलोगे सर प्रोडक्ट साइड। अच्छा एक बात बता, जब दो चीजें आपने मिलाना स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो 0 होगा, तो ये 100% होगा और ये कितना होगा 0%। कब मुन्ना? इनिशियली। लो फिर से वहीं आ गया इनिशियली। लेकिन जब टाइम के साथ ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होगा। अरे यार, अरे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोला, मैं आपको क्या बोला, ये टाइम के साथ ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये टाइम के साथ क्या होगा मुन्ना? डिक्रीज करेगा। ये टाइम के साथ क्या होगा मुन्ना? डिक्रीज करेगा। और ये टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, बिल्कुल आया ना सर। क्या समझ में आया कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अपना अमाउंट, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो H2 और I2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। H2 और I2 का कंसंट्रेशन देख भैया, H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा रहा है गरीब आदमी, ये हो नहीं सकता। अरे ये बढ़ा रहा है शुरू में ही, देख H2 और I2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और HI का कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। एक ऑप्शन हो सकता है, आगे देखते हैं। यहां पर H2 और I2 दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, हो ही नहीं सकता है सर, I2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली सेकंड, मतलब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इक्विलिब्रियम के साथ भैया सबका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो आगे बढ़ सकते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक जगह तो मैच दिखा, पता नहीं मैच के बाद ये ऑप्शन ही गायब हो जा रहा था सारे ऑप्शन में। चलो ये नहीं हो, यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है, देख मैं इधर एलिमेंट लिख लेता हूं मुन्ना, देख इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बोर मैग्नेटम वैल्यू क्या होता है? बीएम वैल्यू होता है मुन्ना अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। और यहां पर n क्या होता है, वेयर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? बोर मैग्नेटम वैल्यू। ये क्या होता है मुन्ना? बोर मैग्नेटम वैल्यू। अरे हाँ या ना, बहुत मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेना भी बहुत सही है। चलो मैं आपको समझा रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब देख ये होता है, और जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही पॉइंट समथिंग आता है। अरे कल मैं सिखाया था, जैसे अगर मान लो 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटम वैल्यू आएगा। कैलकुलेट भी करके देख लो। अब यहां पर अपने पास टाइटेनियम है, ठीक है सर, थोड़ा सा और। टाइटेनियम के बाद क्या है? वेनेडियम है, ठीक है सर। निकेल है, ठीक है सर। एस्केडियम है, ठीक है। अब बता, एस्केडियम 21, टाइटेनियम 22, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, क्रोमियम मैग्नीशियम, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल। अरे नहीं समझ में आ रहा है सारा आपको। देखो एक बच्चा कैसे सोच सकता है ना, वैसे करके दिखा रहा हूं, आपके साथ पेपर सॉल्व कर रहा हूं, लास्ट तक आंसर पहुंच रहा हूं, ताकि आप ये नहीं कि अरे मास्टर तुम तो जानते हो, तुम तो पहले, आपके साथ कर रहा हूं सर, हाँ मैं करके आया हूं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अच्छा बात होता है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। अब देख यहां पर क्या दे रखा है मुन्ना, आपने को दे रखा है Ti3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका क्या होता है 3d2 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका क्या बच जाएगा 3d1 बच जाएगा। ये समझ में आया? अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d2 4s2। अब इससे तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है सर 3d3 और इसका हो जाता है 4s2, इसका क्या हो जाता है सर 3d8 और इसका क्या हो जाता है 4s2 और इसका क्या हो जाता है 3d1 और 4s1 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल इस एलिमेंट का होता है। लेकिन Ti3+ के केस में अरे 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। V+2 के केस में वेनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d3। अरे नहीं समझ में आया सर, यहां पर सर कितना निकेल कितना है +2, तो निकेल +2 में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन 3d8। और इलेक्ट्रॉन पहले S से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है गरीबों, ये मत कहने देना कि कैसे आने लगा। एस्केडियम कितना मुन्ना +3, तो 2 + 3 निकाल दोगे तो इसके पास 3d में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देख, अब यहां पर n जो बताएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1
1, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो टीआई में 1 पॉइंट समथिंग, तो टीआई में 1 पॉइंट समथिंग। अरे नहीं समझ में आया, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग, इसका 3 पॉइंट समथिंग, इसका सर 8। अरे यार 8 अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है मुन्ना ध्यान से देख, 8 तेरे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देख 1 2 3 4, देखना देखना इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका आएगा 2 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा मुन्ना, 2 पॉइंट समथिंग, कहीं दिख रहा है 2 पॉइंट समथिंग, इसका 0 आ गया, डी में डी। बस यार मैच कर दिया, खत्म कहानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, सी का क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको पूरा चीज बता रहा हूं कि कैसे बनेगा, बोर मैग्नेटम वैल्यू कैसे होता है। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही पॉइंट समथिंग डाटा आएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे 5 रखोगे ना, 5 इंटू, अरे यार अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू 7 35, 35 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा, समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए जब भी जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ट्रिक से बताओ, उतना ही पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटम वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये वाला कौन सा, ये वाला किसका था, ये इसका ग्राफ था, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और वही बच्चा कर पाया होगा जो आराम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ सॉल्ट एनालिसिस बढ़िया से करके गया होगा। बहुत जेन्युइनली बोलता हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता। अगर मैं सॉल्ट मतलब मैं पहले से अगर सडनली पेपर में जाता, कलर वगैरह भैया इतना याद नहीं रहता, बट हाँ ट्रिक है, सारा ट्रिक से याद किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देख क्या रहा है, व्हेन इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन को बोलते हैं ई मतलब CH2 NH2 CH2 CH2, और NH2 को बोलते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, ई यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एडेड प्रोग्रेसिवली टू एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान देखो बाबा, वो अरे बाबू ध्यान देखो, एक्वस सॉल्यूशन NiCl2, और NiCl2 को जब पानी में डालोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ये कुछ और नहीं बनाएगा, ये बनाएगा NiH2O होल 6, समझ रहे हो मुन्ना, और इसके ऊपर बाहर में दो क्या होगा, Cl2 होगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा कब, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे। अब इसको कह रहा है अगर तुम इथेन 1,2 डायमाइन मारो तो क्या चेंज इन कलर होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे तुम डालोगे, जैसे तुम मुन्ना तुम डालोगे निकेल ईए में, इसका कलर आपको अगर पता होगा तो आंसर बन जाएगा। देखो पहला ही ग्रीन है, निकेल, निकेल जो होता है +2 में ग्रीन कलर का हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मेशन करता है, तो इसका ग्रीन कलर। अगर किसी बच्चे को, अगर मैं सच बता रहा हूं, किसी बच्चे को बस ये वाला चीजें पता होता तो इस क्वेश्चन को वो कर ले जाता, बट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर में जैसे इथेन, ये तो हमारा बाइडेंटेट लिगैंड है, इसकी डेंसिटी 2 होती है, तो ये क्या करेगा, 2 वाटर को बाहर करेगा और 1 इयन अंदर आएगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पेल ब्लू हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा मुन्ना, पेल ब्लू। और जैसे पेल ब्लू कलर होगा, फर्दर मतलब इथेन 1,2 डायमाइन डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू बोल दो या पर्पल बोल दो, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फर्दर अगर तुम उसमें ईएन डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो ये कलर है आपको ग्रीन, पेल ब्लू, ब्लू और फिर वॉयलेट हो जाएगा। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन देखो, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे 25 में, जहां पर आपको या तो पहले से की होगे सॉल्ट एनालिसिस का, इसीलिए मैं बोलता हूं सॉल्ट एनालिसिस का मैं लैब मैनुअल, क्या बोलता हूं, लैब मैनुअल, एनसीईआरटी लैब मैनुअल। अपने मन से नहीं कह रहा हूं मुन्ना, एनसीईआरटी में लैब मैनुअल बहुत बच्चे को पता ही नहीं, एनसीईआरटी भी लैब मैनुअल देता है, हाँ भैया देता है। ये मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसको हाईलाइट करके डाल दूंगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगा। तो आप परेशान मत हो ना, 2025 अप्रैल अटेम्प्ट की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, आप बस पढ़ाई करते रहो, हर एक चीज प्रोवाइड करा दूंगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 4 हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी। ओके ओके, एक बात बता मुन्ना, किसके लिए बोलना चाह रहा है सर, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब एक बात बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करेगा, मतलब एनर्जी जो होता है ना, इसका एनर्जी जो होगा ना मुन्ना, वो सिर्फ एनर्जी जो होगा, एनर्जी डिपेंड, एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी DEPENDS डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन पे डिपेंड करेगा। जितना एन जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका एन कम उसका एनर्जी कम। सर एस पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, एल पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, सब सेल पे। रीजन मेरे मुन्ना, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्यों मतलब आगे जाएगा ही नहीं ना। तो अब देख एन की वैल्यू कहां पे छोटा है, लोएस्ट एनर्जी कह रहा था, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लोएस्ट एनर्जी, मतलब एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जितना एन की वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। यहां पर 4s है, यहां पर 3p है, तो इसका और इसका, ये
तीनों का एनर्जी सेम होगा। क्यों सेम होगा? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए? फॉर एच एटम। एच एटम के लिए तीनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा मुन्ना। तो ये तीनों के तीनों लोएस्ट एनर्जी होंगे। बी सी डी बी आवर राइट आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा आइटम होता तो फिर हम एल पे भी दे जाते। अरे यार, एन प्लस एल रूल से हम एनर्जी निकालते हैं और फिर उसमें एन की वैल्यू जिसमें छोटा होता है, अगर एन प्लस एल सेम होता है तो उसके हिसाब से हम एनर्जी बताते। अरे यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया होगा, एन प्लस एल से पहले एनर्जी देखो, जिसका एन प्लस एल की वैल्यू छोटा उसका एनर्जी कम, और अगर एन प्लस एल सेम आ गया तो एन की वैल्यू जिसका छोटा उसका एनर्जी कम। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भाई देख, जब भी केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक चीज बता के रखा हूं, परेशान मत होना। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देके जा रहा हूं, पिछली बार भी दिया हूं, पिछला सेशन जो दिखा होगा मेरा बच्चा। देख बेटा, dx बाई dt जो होता है, ये होता है k x की पावर। अब डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख, अगर मान लो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहां क्या हो जाएगा? 0। अगर 1 ऑर्डर रिएक्शन है, यहां क्या हो जाएगा? 1। अगर 2 ऑर्डर रिएक्शन है, यहां क्या हो जाएगा? 2। अगर 3 ऑर्डर रिएक्शन है, यहां क्या हो जाएगा? 3। अगर n ऑर्डर रिएक्शन है, अगर n, बस इतना आना चाहिए। अगर इतना जानता है ना, इसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब मेरे को एक बात बता मेरे मुन्ना, अपने को क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑर्डर की सारी कहानी। तो मैं लिखता हूं dx, इसको थोड़ा अच्छे तरीका से लिख लेते हैं, अपॉन dt इक्वल टू के, और क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पावर 1। अब इंटीग्रेशन वगैरह करना तुम बेसिक सा जानते होगे। dx अपॉन इस x को नीचे ले आया, ठीक है मुन्ना, इधर सर ये क्या हो जाएगा? d, और माइनस को इधर लेके चला गया, इधर क्या हो गया? dt। अब इंटीग्रेशन करता हूं सर जब टाइम 0 था तो यहां पर सर क्या हो जाएगा? इधर x नॉट हो जाएगा। जब सब टाइम t था तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? xt हो जाएगा। अरे समझ में आया? अच्छा, 1 अपॉन इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम बोलोगे ln x। अरे यार, अब ये भी चीज नहीं पता है क्या? अब ऐसे मत बोल देना यार नहीं पता है, ठीक है? थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरे को, समझ रहे हो? थोड़ा सा बुरा लग जाएगा मुन्ना, ध्यान से समझो। ये चीजें तो मैं मान के चलता हूं आपको आता होगा, ये चीजें तो मैं मान के चलता हूं आपको आता होगा। dx बाई एक्स बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता हो, तो ये क्या हो गया मुन्ना? ln x। ये क्या हो गया? ln x। समझ रहे हो? और ln x ध्यान रखेंगे, हम लोअर लिमिट क्या है? x नॉट। अरे मैथ वाले बच्चे, इतना तो मैथमेटिक्स अब मत बोलना सर कैलकुलस ये सर इतना टफ चीजें सिखा रहे हो। मत करो टफ चीजें भैया। 80% में भी तो खुश मिल सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि IIT जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक बच्चा NIT जाए, लेकिन अगर IIT NIT जाना है तो फिर तो करना पड़ेगा, इतना तो बेसिक आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ln, अब देख xt इधर क्या पुट करेंगे? xt माइनस इधर क्या हो गया? इधर xt बाहर में है ना, कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी चीज है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इधर क्या हो गया? kt, ये निकल गया। तो यहां पर ln, अच्छा फिर से एक फॉर्मूला आया ln a माइनस ln b। अब ये कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे ln a बाई b आ गया? ये बेटा होता है, ये जान लो, ये होता है, ये होता है, समझ रहे हो? चलो इधर आगे, इधर आ जा, इधर आ जा, ध्यान इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ln, इधर हो जाएगा x t डिवाइड बाय x नॉट, समझ रहे हो मुन्ना, इक्वल टू माइनस का kt। समझ रहे हो? तो हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन में क्या कर रहा था? अच्छा लॉग कह रहा है, तो अगर इस ln को लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग, इधर क्या हो जाएगा? xt को हम लिख सकते हैं r। अरे यार r लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और इसको लिख लेते हैं rt इक्वल टू, देख इसको 2.303 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? kt बाई 2.303। तो ये हमारा फाइनल, हमारा इक्वेशन निकल के, बड़ी मेहनत करने के बाद ये हमारा इक्वेशन निकल के यहां तक आ गया यार। फर्स्ट ऑर्डर का ये इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ये इक्वेशन होता है। तो अगर तुम इसको बोल दो मुन्ना y एक्सिस और इक्वल टू माइनस का mx, c तो सर 0 है, तो सर ये स्लोप क्या होना चाहिए? सर निगेटिव होना चाहिए मुन्ना। ये स्लोप क्या कह रहा है? पॉजिटिव कह रहा है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ग्राफ ऐसे कुछ होना चाहिए, ग्राफ उल्टा दिया हुआ है, तो ग्राफ हमारा गलत दिया हुआ है, समझ रहे हो? अच्छा टी हाफ, अब देख जब xt यहां पर, अगर इसी इक्वेशन में जब xt यहां पर टी हाफ पुट कर दे तो यहां पर x नॉट बाई 2 हो जाएगा, या फिर यहां पर भी पुट कर दे तो जैसे टी हाफ पुट करोगे तो ये r नॉट बाई 2 हो जाएगा, यानी log ln 2 बाई k, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे कहीं पर जगह है, कहीं पर जगह है, कहीं पर जगह है, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, देख मुन्ना यहां पर लिखता हूं। अगर यहां पे इसको टी हाफ लिखेंगे तो r नॉट बाई 2 हो जाएगा। अरे हाफ, हाफ मतलब टी हाफ मतलब जब हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो गया तो हाफ लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा मुन्ना? अगर इस ln वाले इक्वेशन में यहां पर टी हाफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ln 2 बाई k इक्वल टू टी हाफ। समझ रहे हो? ये यहां से, अरे यार इसको लिखना मुन्ना x नॉट बाई 2, इसको लिख xt, जब यहाँ टी हाफ करेगा x नॉट बाई 2 तो ये x नॉट बाई 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, x नॉट से x नॉट कट जाएगा, तो ln 1 बाई 2 आएगा, 1 बाई 2 माइनस खा गया। इतना टफ नहीं है मुन्ना, अरे बहुत इजी है, बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूं, ठीक है?
ln 1/2 हो जाएगा, तो ln 1/2 को लिख देंगे 2 की पावर -1, तो माइनस माइनस कर दिया, टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया ln 2/k। तो टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको पूरा बेटा डिटेल तरीका से, अरे कोई नहीं बताएगा यार, यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे दावा ठोक के कह रहा हूं, चाहे मेमोरी बेस हो चाहे इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बेसिक से ln से कैसे कर रहे हैं, ताकि आप लोग अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे नहीं, बस ये मेरा मकसद है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर, मजा आ रहा है ना, समझ में मजा आ रहा है ना, कोई क्लियर में कहीं डाउट तो नहीं हो रहा है, क्या ही होगा डाउट। अब देख, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा, अच्छा सर कह रहा है। अब देख मुन्ना क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन में जा रखा है, यहां पर देख सीआर, यहां पर +6 से ये किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो इधर क्या हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी दिया हुआ है। यहाँ 0 से -1 में जा रहा है, तो इधर क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, एसआरपी दिया हुआ है। इधर क्या हो रहा है, +4, इधर कितना हो गया -8, ये +7 से मुन्ना किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है मुन्ना, यहाँ पर देखिए +3 से किस में जा रहा है, 0 में, इसका भी क्या हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात है सर। तो बेसिकली हमको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है तुमको, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब एक बात समझ, यानी अपने को मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैसा होगा पोटेंशियल, तो वो कंपाउंड, वो जो हमारा जो भी होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो। अच्छा, अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना है तो इसका साइन चेंज कर देना पड़ेगा। अरे यार मैंने क्या बोला, अगर तेरे को इसको अगर साइन चेंज करोगे यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो भी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पोटेंशियल। समझ रहे हो। टेबल में भी आप जाके देखोगे तो पता चल जाएगा, एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्यारा सा टेबल बनाया गया है, जहां पे आपको पूरा का पूरा, जब जिस कंपाउंड का मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है उसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो देख, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हम देखते हैं सबसे कम किसका है, तो भैया पॉजिटिव 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 निगेटिव, यहां पर सीआर का ही क्या है, हमारा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, मतलब बहुत इजी। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिर यहां पर क्रेडिट लेना चाहोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 1-2 नहीं, मैं कह रहा हूं 6 से 7 क्वेश्चन लाइन से है, डिट्टो पूछा गया है, लाइन से है, जाके देख लो मेरे चैनल पे, मैं करा के रखा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे पूरा मैं आपके साथ डिट्टो क्वेश्चन है विदाउट अ सिंगल डाटा चेंज, जाके आप देख सकते हो। तो मैं कह रहा हूं ना, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पलर करके जाओ, आप बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बेसिक पैट को आपके बहुत अच्छे मार्क्स, केमिस्ट्री की दावा मैं ठोकता हूं केमिस्ट्री में आ जाएंगे, चाहे पेपर कितना भी टफ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीबी लेड इज ग्रेटर देन 10। अब देख एक बात बता, अगर 14th फैमिली का मैं बोलूं, कहे सीता जी सुनो पार्वती, ठीक है मुन्ना, ये क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है, बट यहां पर इंटरचेंज देखने को मिलता है, रीजन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कोई बताएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कोई बताएगा, अरे पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एन एफ, मतलब डी इलेक्ट्रॉन के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे, देखो कोर कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो मुन्ना कोर कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जैसे जैसे तुम क्या करोगे मुन्ना, ध्यान से समझो, जैसे जैसे तुम्हारा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इस केस में, मतलब टिन और लेड के केस में साइज भी बढ़ता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है, उसी तरह थैलियम और इंडियम के केस में साइज भी बढ़ता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। बट जनरली ये जो बोल रहा हूं ये क्या होता है, केमिस्ट्री या मुन्ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जिंदगी का, रियल जिंदगी में भी तो ऐसे होता है, तुम सोचते हो ऐसे होगा बट होता कुछ और है। तो बेटा जनरली क्या होता है, जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बट 13th और 14th ग्रुप में आपको बता दूं कि टिन और लेड के केस में और थैलियम और इंडियम के केस में साइज भी बढ़ता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। इंपॉर्टेंट कहानी है, तो वही हमसे पूछ लिया एक्सेप्शन वाला चीज। मैं आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी मतलब इनऑर्गेनिक का एक्सेशन लाने वाला हूं, मैं आपको बोल रखा हूं। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, भैया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, फिर उसके बाद मस्त तरीका से हम लोग कुछ और
2025 के पेपर से पहले पहले सरप्राइज आपको रिवील कर दूंगा और बहुत फायदा होने वाला है आपके मार्क्स में। मतलब गारंटी बोलता हूं इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो चीजें आने के बाद। तो पहला ऑप्शन देख लो मुन्ना, कह रहा है द फर्स्ट एनालिसिस पोटेंशियल ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन, द फर्स्ट एनालिसिस जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, नहीं भैया ये गलत बात है, ये दूसरा ये गलत बात बोल दिया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर 3 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग करके गए होगे, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन केस याद करके गए होगे। देखो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ अगर खुदा ना खास्ता कई बार बेसिक वो पूछ लिया, जैसे पेपर में आया था, मतलब अभी 2023 के शिफ्ट 1 में आया था कि आपको ग्राफ पूछा था अंडर रूट म्यू फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड के बीच में, तो वो आ सकता है, वो अगर एक बार पढ़े होगे तो आप कर ले जाओगे। बट मेजर क्वेश्चन आपको यही पीरियडिसिटी से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस फेवर T2G, T2G मतलब ट्रिपलेट जनरेट और EG कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटर कॉम्प्लेक्स। देख मुन्ना क्या होता है मेरे मुन्ना, एक बात बता मेरे को, जैसे तुम देखते हो ये क्या है मुन्ना, सर ये डी ऑर्बिटल है, ये क्या है मुन्ना, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल ब्रेक होता है, ये किसमें सर, ये हो गया T2G, और ये किसमें हो गया सर, EG। कब ब्रेक होता है सर, क्यों ब्रेक होता है सर, ये पूरी रामायण कहानी CFT में आपको पढ़ाया जाता है। पूरी रामायण कहानी आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, CFT में पढ़ाया जाता है। अभी हम उस पर नहीं अटकेंगे, अभी हम काम की बात करेंगे, अभी हम काम की बात करेंगे। क्या काम की बात करेंगे, ध्यान से देखो, काम की बात करेंगे, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखते रहो, अरे ध्यान इधर, बिल्कुल कैमरे पे बिल्कुल नजर होना चाहिए। क्या होता है, बैरी सेंटर होता है, ठीक है। अब डिटेल कितना बताऊं, कितने बार बताऊं, इधर ये अलग ब्रेक होता है, ठीक है, इधर क्या होता है 1 2, ये क्या हो गया T2G, ये क्या हो गया मुन्ना T2G, T2 मतलब ट्रिपली जनरेट, और ये क्या हो गया EG, समझ रहे हो। इधर क्या होता है 2 में ब्रेक होता है, ये क्या होता है डी जनरेट ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4, समझिए 5 ऑर्बिटल में डी जनरेट होता है, यहां से ऑक्टाऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG में ब्रेक हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमको कह रहा है T2G3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर, 1 2 3। अच्छा EG में एक है, EG में एक है तभी क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड, अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो भैया इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता, नीचे पेयरिंग होता। तो हमारा कौन सा प्रेजेंट है, वीक फील्ड लिगैंड, पहली बात। अच्छा अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो हमारा स्पिनिंग क्या होगा, यहां पर T2G में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे भैया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी स्पिनिंग ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो हाई स्पिन लो पे उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो पेयरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास में हो जाएगा, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, कम हो, सॉरी 0 बोलना गलत होगा, कम हो जाएगी, प्लस माइनस समझ कैंसिल करेगा। बट यहां पर सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो वीक फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगैंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। जो बच्चा CFT VBT आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ लेना मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देख ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द गिवन रिएक्शन। यहां पर AgCN क्या है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, किस किस को पता है। और अगर मैं आपको चलो लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है बता देता हूं, फिर आएगा अभी अप्रैल अटेम्प्ट में भी आएगा, ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोल दूं ना AgCN, AgCN क्या होता है मुन्ना, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। अगर वहीं पर KCN की बात करूं तो ये क्या होता है, आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक होता है। और कैसे पता चला, कैसे पता चला सर, अरे यार ये S ऑर्बिटल के, अरे यार ये S ब्लॉक के एलिमेंट ये बना रहा है तो K प्लस CR माइनस में टूट जाएगा। बट यहां पर ये D ब्लॉक के एलिमेंट है तो ये सर कोवेलेंट को ज्यादा प्रीफरेंस देता है, कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा डोमिनेट करता है। तो अब देख, अगर तू एक चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, क्या चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, NCERT, बार बार कह रहा हूं हेलो एरिन्स। अगर इन चैप्टर्स को आपने कायदे से पढ़ा होगा तो वहां पे आपको टेबल में बताया होगा कि जब ये टूटता है तो ये अटैक करता है, इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करता है, ठीक है। ये जाके अटैक करेगा मुन्ना, ये जाके यहां पे अटैक करेगा, ये जाके इस कार्बन पे क्या करेगा मुन्ना, अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनता है। यहां पर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो CN नहीं होगा, NC होगा बस। यहां पर ये वाला सर, ये वाला ग्रुप क्यों नहीं गया, अरे मुन्ना लोन पेयर है, लोन पेयर इजिन रेजोनेंस है, कैसे जाओगे, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबली बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये दोनों ग्रुप थोड़ी ना हटेगा। Cl क्यों हट गया, क्योंकि बहुत अच्छा SN2 मैकेनिज्म से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। अरे यार SN1 SN2 कैसी बातें कर रहे हो सर, हेलो एल्केन हेलो एल्केन में सब तुमको पढ़ाया जाता है, AgCN का, KCN का। अगर KCN होता तो भैया ये प्रोडक्ट बनता, AgCN है सर, आइसोसाइनाइड बनेगा, साइनाइड नहीं बनेगा। कहां का क्वेश्चन है वो बताया, कैसे कॉन्सेप्ट लगा वो बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगेन बोलूंगा, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है वही बच्चा कर पाएगा जो पहले से जानता होगा। क्यों कह रहा हूं इतना अच्छा है, देखो ध्यान से देखो, सावधान, इधर 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 नजरे स्क्रीन की तरफ, नजरे स्क्रीन की तरफ होना चाहिए मुन्ना, बहुत ध्यान से समझो। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड ए, एक्वारिजिया क्या होता है, कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 और प्लस कॉन्क
H2SO4 का मिक्सचर होता है, समझ रहे हो, एक्वा रिजिया। कितना रेशियो में होता है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, किसमें, कमेंट में बताना। तुम भी थोड़ा मेहनत कर दो, कमेंट में बताना एक्वा रिजिया का मिक्सचर कितना होता है, कितना इस टू कितना रेशिया में, समझ रहे हो, एक्वा रिजिया का कितना इस टू कितना में हमारा मिक्सचर होता है। अब ये होता है जैसे सर इसको मिलाए, सर एक्वा रिजिया का कंपाउंड के साथ बी बनाया, बी को KNO2NH4OH मतलब एल्कली सॉल्यूशन में डाल लें, ACOH CH3COH में, तो येलो पीपीटी दे रहा है। तो आपको बता दूं ये कंपाउंड कुछ और नहीं होता है बल्कि हमारा क्या होता है, कोबाल्ट सल्फाइड होता है। क्या होता है, कोबाल्ट सल्फाइड विल बी आवर। कैसे आपको पता चला सर आप भगवान हो? नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं, मेरे को सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने के बाद पता चला। आप अगर नहीं पढ़े हो तो हाँ पढ़ लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस बहुत कम है केमिस्ट्री में, आप चाहते हो कि मुझे कैसे भी करके 99% आ जाए, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, फिर भी आ जाएंगे। बट मैं फिर कह रहा हूं जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जो बेहतर कराना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट, देखो बेहतर का कोई सीमा नहीं होता है, बेहतर का कोई सीमा नहीं है, तो आप और अच्छा चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल का जो एनसीईआरटी सेल्फ एनालिसिस वाला पार्ट है उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से तुम अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर 800 2427, 5 एलिमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे 800 है, 2100 है, 3600 है, यहां के बाद ये 25,000 हो गया। तो तीन मतलब आप देख सकते हो, इससे कैलकुलेट क्या कर सकते हो, ये वाला वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भैया, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे पता चला, देखो अगर वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना तो ऐसे जंप देखने को नहीं मिलता, बट अगर ऐसे जंप देखने को मिल रहा है इसका मतलब हमको वैलेंस में 3 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा है। आपको ये वाला क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी का बहुत क्वेश्चन कराया जाता है, अगर आपको पता हो। देख एक चीज बताता हूं मेरे मुन्ना, Mg2+, Mg की बात कर, Mg का क्या होता है, Mg का क्या होता है, तुम बोलोगे सर इधर होता है सर क्या, निकेल, अरे नियॉन, और इधर क्या हो गया सर 3s2, समझ रहा है, यही होता है। अब देख जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इसका क्या होता है 1s2, इसका क्या होता है 2s2, इसका क्या होता है 2p6। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मुन्ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है भैया नियॉन का। ये कंप्लीट ऑक्टेट है, क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। और कंप्लीट ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए सडनली जंप देखने को मिला। मतलब ये कुछ Al3+ टाइप का कंपाउंड होगा। ये किस तरह का कंपाउंड होगा, M+3 टाइप का ये कंपाउंड होगा, जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन के बाद ये स्टेबल बन रहा होगा, समझ रहे हो। M+3 इसका स्टेबल होगा, तो भैया इसके बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो कौन सा ग्रुप के बिलोंग करेगा, ग्रुप सेकंड, मतलब 13 ग्रुप से बिलोंग करेगा। पीरियोडिक टेबल का बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड लेवल पे कराया जाता है। अगर आप जेई में कभी भी क्वेश्चन किसी भी लेक्चर टीचर से पढ़े होंगे, पीटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते होंगे। अगला क्वेश्चन देख, पता नहीं थर्मोकेमिस्ट्री से अलग ही लगाव हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री से अलग ही लगाव हुआ है। क्या दे रखा है, सल्फर गैसियस, ठीक है मुन्ना, प्लस 3/2 मोल दिया ऑक्सीजन गैसियस का, तो ये क्या बना रहा है मुन्ना, SO3 गैसियस बना रहा है, ठीक है। इसके लिए डेल्टा कितना दे रखा है, 2x किलो कैलोरी। तो अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा H अगर यहां निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2x किलो कैलोरी। एक जो थर्मिक रिएक्शन बहुत अच्छी बात है। दूसरा रिएक्शन के लिए SO2 गैसियस, ठीक है मुन्ना, प्लस हाफ O2 गैसियस, ठीक है मेरे मुन्ना। ये क्या दे रहा है बना के, SO3 गैसियस दे रहा है, और प्लस कितना एनर्जी निकल रहा है, y किलो कैलोरी। तो इसके लिए डेल्टा H बोल दूं तो इसके लिए कितना बोल दूं, इसके लिए 1 बोल दूं, इसके लिए 2 बोल देता हूं, दो अलग अलग रिएक्शन, तो y किलो कैलोरी। अच्छा हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गौर से देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। याद कर थर्मोकेमिस्ट्री में आपको जब भी टीचर पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के 1 मोल से कराते हैं। तो अगर SO2 अपने को बनाना है वो भी गैसियस स्टेट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा गैसियस में और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा गैसियस में, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, SO2। अब अगर हमको मेरे मुन्ना एक चीज बता, अगर इसको मैं बोल दूं थर्ड रिएक्शन, इसको मैं बोल देता हूं सेकंड रिएक्शन, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट रिएक्शन, तो अगर हमको थर्ड पाना है तो थर्ड के लिए तुम क्या बोलोगे, सर सल्फर सर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होना, SO2 को सर राइट हैंड में, मतलब पलट दो, मतलब पहला का वही, मतलब पहला तो सर सेम है, माइनस का सेकंड कर दो, अरे पहला सेम है माइनस का सेकंड। अब बता पहला का डेल्टा H कितना था, पहला का डेल्टा H माइनस का 2x, माइनस दूसरे का डेल्टा X कितना था, तो सर माइनस का y, तो माइनस का y, तो ये कितना आ जाएगा मुन्ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस y। कहीं ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है माइनस का 2x प्लस y, माइनस का 2x प्लस y, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या निकल गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल गया, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में लिख दे रहा हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, समझ रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका मुन्ना, SO2 गैस का, समझ रहे हो। 2x प्लस y विल बी आवर करेक्ट आंसर। थर्मोकेमिस्ट्री प्लीज करके जाना, हर एक शिफ्ट में थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया ही आया है। थर्मोकेमिस्ट्री आप लोग मत स्किप करना, अगर आप नहीं देखे होगे थर्मोकेमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पूरा मत करो, थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन इजी आते हैं, इजी आते हैं, आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस करना होता है। थर्मोकेमिस्ट्री मुन्ना प्लीज करके जाना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और आपको +4 नंबर देके जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर टिक कर दिया, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, इससे बेहतर क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं है। क्या बोला,
ऑर्गेनिक का इससे बेहतर क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब, पूरे पेपर में भी देखो तो इससे बेहतर क्वेश्चन कोई नहीं है। यह क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जिसको बहुत अच्छा आइडिया हो। एनिलीन है, एनिलीन को क्या कराया है, ब्रोमिनेशन कराया है। तुम बोलोगे डायरेक्ट करा दे, फैल जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है NH2+। तो पहले क्या करेगा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिटरली मतलब इस क्वेश्चन को करने में ना मजा आ गया था। एनिलीन है, पहले क्या करोगे आप, एनिलीन को अब देखो वो भी क्या ऑर्थो पोजीशन पर मेजर बना रहा है। पैरा पे बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो भी क्वेश्चन आसान था। ऑर्थो पे बनाना है तो पहले पैरा पोजीशन को ब्लॉक करना आना चाहिए, तभी ऑर्थो पे आ पाएगा। तो सबसे पहले इसका भैया NH3 को क्या करेंगे, NH3 को हम क्या करेंगे, पहले पैरा पोजीशन को ब्लॉक करते हैं। सबसे पहली बात, नो बकवास, ठीक है। तो एनिलीन है भैया, और एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम इसको पैरा पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए सल्फोनेशन करा देते हैं। और हीट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, सल्फोनेशन क्या करता है मुन्ना, जैसे हमने पैरा पोजीशन तो ये दो बनाता है, ऑर्थो और पैरा। मेजर क्या बनाएगा, SO3H बनाएगा। यहां पर भी बनाता है बट वो माइनर होता है, मेजर की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बना, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे, पहले अभी भी इसका उतना कम नहीं हुआ, अभी भी ज्यादा इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो तब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम डाल दिया AC2O, समझ रहे हो। AC2O क्या करेगा, इसके जो हमारा एक्टिवेटिंग नेचर है उसको कम करेगा, और यहां पर N इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर CH3, समझ रहे हो। AC मतलब CH3C डबल, एनहाइड्राइड ग्रुप ले लिए, और यहां पर क्या है मुन्ना, SO3H, समझ रहे हो। अब इसके बाद तुमने क्या डाला इसमें, अब इसके बाद अगर तुम ब्रोमिनेशन कराओगे, अब Br2 प्रेजेंस ऑफ, अब ब्रोमिनेशन अगर आप कराने जा रहे हो मुन्ना, तो अब Br, अब पैरा तो ब्लॉक है, अब यहां पर ER हो रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब मजबूरी में वो मजबूर है बेटा, क्यों, क्योंकि उसका पैरा पोजीशन क्या है, SO3H है, और इधर इसका एक्टिवेटिंग भी नेचर क्या कर दिया, कम कर दिए। तो अब इसके पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, ठीक है मुन्ना। लेकिन सर ये तो एडिशनल चीजें जो आ गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस जैसे करेंगे, हीट, हाइड्रोलाइसिस के बाद हीट जैसे करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है मुन्ना, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर एनिलीन बन जाएगा NH2, और इधर Br2, ठीक है मुन्ना, और इधर क्या हो गया, SO3H। अब देखो तुम चाह रहे हो कि सर ये SO3H भी हट जाए, तो कुछ मत करो मुन्ना। SO3H अगर हटाना चाहते हो तो क्या डाल दो इसमें, NaOH डाल दो, NaOH। NaOH डालोगे क्या बन जाएगा, बेस के रिएक्शन H2SO4 के रूप में बाहर चला जाएगा ये, और यहां पर क्या बन जाएगा, NH2, और इधर क्या बन गया, Br। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। सर आपको इतना ऑर्गेनिक रिजेंट कैसे याद है, अरे मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हूँ ऑर्गेनिक रिजेंट, बस उसी चीज को मैं करा रखा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बट जो सीक्वेंस होना चाहिए ना भैया, वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या लिए, H2SO4 सल्फोनेशन कराए जिससे पैरा ब्लॉक हुआ, फिर हमारा एक्टिविटी को कम किया, फिर ब्रोमिनेशन कराए, फिर हाइड्रोलाइसिस कराए ताकि हाँ फिर से नील बन जाए, मतलब बेस लिए ताकि हमारा SO3H वाला ग्रुप है वो गायब हो जाए। समझ में आया, सबका काम बताया, सबका तरीका बताया, इससे बेस्ट क्वेश्चन भैया पॉसिबल नहीं था इस लेवल पे। द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, क्या बात है। ये वाला क्वेश्चन ना बच्चे लोगों को छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है स्टोइचियोमेट्री में। देख कार्बन का परसेंट कितना दिया है, 54.2%, ठीक है मुन्ना। तो इसके हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ मुन्ना, 9.2, तो इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 36.6, तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, ठीक है मुन्ना। कितना होता है, 16 होता है, ठीक है मुन्ना। अच्छा अगर क्या ये 100 नहीं होता तो उसके अलावा कोई और कंपाउंड होता, बट ये टोटल जोड़ लो तो ऐड हो 100 हो जा रहा है। मतलब ये कितना आ रहा है, 12 4 जा 48, तो यानी 4.5 के आसपास आएगा। आप करके देख लो, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 9.2, और ये कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 16 दूनी 32, तो 2.2 के आसपास आएगा, समझ रहे हो, 2.2 के आसपास। अब देख जैसे ही आया, अब हमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। ये सब फिक्स स्टेप होता है, स्टोइचियोमेट्री में पढ़े होगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना नंबर है, 2.2 है। इधर कितना है, हाइड्रोजन 9.2 डिवाइड बाई 2.2 है। अप्रॉक्स लिया हूं मुन्ना, कोई आके चिल्लाने मत लगना। इधर 2.2 डिवाइड बाई 2.2, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया, 4 2 जा 8, समझ रहे हो, 4 2 जा 8 आ रहा है, 2 4 जा 8, यानी मतलब 4 के आसपास आएगा। देख लेना इधर कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, 2 44, ये भी 2 के आसपास आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया। मैंने क्या किया, अरे सिंपलेस्ट रेशियो से बाहर दिया, ये अप्रॉक्स ले लिया, तो हमारा यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाता है, पेरिकल। अच्छा एक बच्चा पता है सातिर बनने के लिए आएगा, क्या बोलेगा, अरे मास्टर इतना क्यों कर रहे हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है सर, मास कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, बट कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसे बनाया जाता है। हम समझ रहे हैं आप थोड़ा ज्यादा तेज आदमी हो, बट समझ लो थोड़ा सा, इधर गरीबों का भी थोड़ा सुन लो। इधर क्या हो गया, ओ, तो ये हमारा इंपेरिकल आ गया। अब 2 फार्मूला मैं लिखता हूं यहां पर, बहुत काम का फार्मूला, बार बार आएगा। 2 फार्मूला लिखता हूं, क्या, एक होता है बेटा N इक्वल टू, इधर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास
डिवाइड बाय क्या होता है मुन्ना, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, ध्यान से समझेंगे, इंपेरिकल, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है मुन्ना, और होल टू दी पावर एन। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे। और उसके बाद चलो एक और बात आगे बढ़ी है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, एक क्वेश्चन और आता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तीन फॉर्मूला को बहुत कायदे से याद कर लीजिएगा, स्टोचियोमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। समझ में आया जो मैंने आपको बताया, बताते भी चल रहा हूं कॉन्सेप्ट, कल के डेट में रोने मत आ जाना। अब देखो ना, हमको इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना पता चल जाएगा, अरे 12 टू जा 24 प्लस 4 प्लस 16, तो इतना कितना निकल गया 20, और कितना हो गया 40, 44 निकल गया, 44 क्या निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो एन आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना दे रखा है 132, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना निकला 44, तो ये कितना आ गया मुन्ना 3 आ गया। तो सर हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दे रखा है मुन्ना, सी देखो 2H4O, C2H4O, और सर होल पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 टू जा कितना आ गया 6, 12 और O3, यही आवर अपना क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। यही क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। कहीं ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है C6H12O3, C6H12O3 फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। कोई बच्चा इतना टाइम नहीं लेगा पेपर में, थोड़ा सा बोलेगा क्या कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है, हमने सीधे मोलर मास निकाले, लेकिन बट थोड़ा सा तो स्मार्ट हो सकता है, इसमें तो आंसर आ जाएगा, बट मान लो 2 मोलर मास से आ जाएगा, तब आपको ये प्रोसेस करना आना चाहिए। आप जो भी हमारा परसेंटेज दिया होगा उसको मोलिकुलर मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड मारोगे, जो भी रेशियो आएगा उसको सिंपलेस्ट रेशियो से फिर डिवाइड करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला जानते हो, वेपर डेंसिटी वाला कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला दे दिया, रिलेशन दे दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, extremely determined oxygen oxygen bond in O3 are found to be same as bond length, अच्छा same as bond length in greater than O, अच्छा ओके। एक बात बता मेरे मुन्ना, O3 का ऑक्सीजन रियल में स्ट्रक्चर कैसे होता है, तुम बोलोगे सर यहाँ पर O, इधर होता है सर लोन पेयर, इधर होता है निगेटिव चार्ज, इधर होता है निगेटिव चार्ज, और कितना निगेटिव होता है del/2, तो इधर होता है सर डेल पॉजिटिव, समझ में आया। तो जो यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या है मुन्ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब एक बात बता, सबसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर मैं पूछूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, फिर से क्या पूछ रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड, अरे सिंगल आदमी सबसे ज्यादा खुला भैंस की तरह होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, उसके अलावा सर कौन होगा, पार्शियल। जो सर तो GF वाला मामला है सर, यहाँ पार्शियल डबल है, समझ रहे हो ना सर, बता भी नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड। उसके बाद सर पूरा डबल बॉन्ड, सर ये तो शादी कर लिया, ये तो सर सबसे छोटा हो गया, अब ये तो फ्री नहीं होगा, ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। अरे मैं ध्यान इधर होना चाहिए, तुम शादीवादी पे ध्यान मत दो, अभी तुम्हारा जेई पास में है, ठीक है मुन्ना। तो अब अगर तुमको ये चीज समझ में आया जो मैंने ऑर्डर बताया, तो तुम बोलोगे सर कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड है मिड बिटवीन सिंगल एंड डबल होगा, ऑप्शन वही पहला ऑप्शन है, वही कुछ लिखा हुआ है, देख लो। उसके बाद दूसरा कह रहा है फॉर ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, कह रहा है लोन पेयर रिपल्सन इन एटम इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट द बॉन्ड लेंथ, ना भैया लोन पेयर का बॉन्ड लेंथ से कुछ नहीं होता है, लोन पेयर का बॉन्ड एंगल से जरूर होता है। अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जरूर हमारा क्या होगा, कम होगा ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम पे। लेकिन ये हमारा बॉन्ड लेंथ में इसका कोई मेजर नहीं होता, बॉन्ड लेंथ में इसका कोई मामला नहीं होता है। तो सेकंड मामला जो कह रहा है कि भैया लोन पेयर से बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ेगा, नहीं बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट क्या है 2 क्या है, गलत है। आंसर 4 आ गया, अपना समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग ऑफ द 3 स्टेप रिएक्शन। रेट कांस्टेंट दे रखा है K1 K2 K3 दे रखा है, अच्छा सर ओके। हमसे एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है और ओवरऑल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तुम बोलोगे सर K बराबर होता है मतलब AE माइनस का AE माइनस का EA टू द पावर RT। ये किस किस को ये फॉर्मूला पता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का किस किस को ये फॉर्मूला पता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला किस किस को पता है, जल्दी से बताना। अगर आपको ये पता है ना मुन्ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देख मुन्ना क्या दे रखा है अपने को, मैं इधर सॉल्व करता हूं। हमको दे रखा है सर K इक्वल टू, हमको दे रखा है, ध्यान से देखो, अंडर रूट क्या दे रखा है, अंडर रूट K1 K2 K3 और K2। भैया ध्यान से रखना, मैंने K2 रख दिया था, सॉल्व करते वक्त बड़ी परेशान हो रहा था, मेरे को समझ में ना आता ऐसा क्यों हो रहा है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लोग इधर हो जाएगा, लॉग के इधर पावर, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, K1 ऐसे हो क्यों रहा है, एक सेकंड दे दो बस। देखो
K1 बोर्ड हैंग करने लगा भाई इतने ही छोटे लेक्चर में, देख रहे हो। इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2। अरे स्क्वायर रूट कैसे भी लिख सकते हैं, लॉग लेंगे ये 1/2 इधर आ जाएगा। इधर क्या हो गया, ln ले रहे हैं ना, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा ln, इधर क्या हो जाएगा K1, समझ रहे हो, ध्यान से समझना मुन्ना। इधर क्या हो जाएगा ln K1 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई में है तो K3 माइनस के ln K2, ये समझ में आया। अब सर हमको किसी तरीका से ln आ जाए, अब इधर आओ, अगर तुम यहां पर ln लोगे ln K तो ये क्या हो जाएगा ln A प्लस ln E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां से ln K इक्वल टू क्या आ जाएगा ln A माइनस EA बाय RT ln E, समझ रहा है तू, मेरी बात समझ रहा है मैं मुन्ना क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं जैसे ln लोगे तुम तो आप, अच्छा इसको और एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इसको और शॉर्ट एक फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ln K1 अरे ln A तो कॉमन है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ln K को क्या लिख सकते हो, ये तो ln A तीनों में आएगा, ln K1 में भी आएगा, K1 में भी आएगा, K2 में आएगा। तो यहां से अगर आप तुम लिखना चाहोगे इस रिएक्शन को थोड़ा सा और सार्थ बना के, तो हम लिख सकते हैं ln, ध्यान से समझना मुन्ना, ln अगर हम लिखते हैं इसको K को जगह पर क्या लिखते हैं, ये वाला टर्म, अरे ln K के जगह पे पूरा ये लिखते हैं ln A माइनस EA अपॉन RT ln E, समझ रहे हो। और ln E का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये वाला वैल्यू हट गया, समझ रहे हो। अरे ln E का मतलब 1 होता है, इसका बेस 1 होता है, पावर भी 1 होता है, इसे घबरा क्यों रहे हो, ठीक है मुन्ना। तो अब इक्वल टू यहां पर क्या हो गया हाफ, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो ln A, समझ रहे हो मुन्ना, माइनस का EA अपॉन, अच्छा यहां पर 1 लेंगे क्योंकि K1 ले रहे हैं तो RT प्लस ln A, वही ln A मैं जो बोल रहा हूं ना, ln A सब कैंसिल हो जाएगा यार, ln A को कॉमन लोगे पूरे से ln A पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो ln A को हटा दो, ln A को क्या कर दो हटा दो, तो मैं सीधे रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, और T1 भी लिखने मतलब सीधे कह रहा हूं, फाइनल EA क्या आ जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा हाफ, K1 की जगह पे क्या आ जाएगा EA1, K2 की जगह पे क्या आ जाएगा EA3, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा EA2, बस यही था। ये कैसे आया समझ रहे हो ना, इसके जगह पे पुट करते चलो ये आंसर आ जाएगा। अब यार इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको आंसर बस लाना चाहिए। ln E1 की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन में दे रखा है 60, प्लस E3 का वैल्यू लिखना 10, माइनस E2 का वैल्यू बताओ 30, कितना आ गया भैया 70 माइनस 30, तो कितना आ गया 40, यानी 20 क्या निकल गया किलो जूल पर मोल, आंसर आ गया अपना। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है, ये क्या होता है कितना नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर आ गया 20, समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन, बट ये वाला जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, अगर ये आप जानते होगे तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बट आपको फिर मैं कह रहा हूं कैसे आया वो मैंने आपको फॉर्मूला भी प्रूव करके दिखा दिया। इन कैरियस मेथड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में चिल्ला के चीख के बोल रहा हूं भैया, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को जरूर से करके जाना। मैंने इसका पूरा नोट्स टेलीग्राम पे डाला है, तो वहां से डाउनलोड करके कम से कम इसको जरूर से करके जाना। मैं बार बार कह रहा हूं 4 नंबर आपके पक्के आएंगे। कैरियस मेथड, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एस्टिमेशन करते हैं कैरियस में, सही बात है। 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके एक बात बताओ, एजी मोलिकुलर मास ऑफ AgBr क्या आएगा, मोलर मास ऑफ AgBr क्या आएगा मुन्ना, AgBr का मोलर मास कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 108 प्लस कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 180 क्या आ जाएगा मोल, ग्राम पर मोल आ जाएगा, समझ रहे हो। मोलर मास आ गया ग्राम पर मोल, एक मोल का मास उतना ग्राम आएगा, अच्छी बात है। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बात बता, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 188 ग्राम ऑफ AgBr कंटेंस, क्या लिख रहा है मुन्ना, कंटेंस 80 ग्राम ब्रोमीन। इसमें कोई डाउट है, इस लाइन में अगर कोई डाउट है तो यहीं पर मेरे को रोको, इस लाइन में कोई डाउट है तो यहीं पर रोको, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम यूनिटरी लगाता हूं, 1 ग्राम ऑफ AgBr कंटेंट, तुम बोलोगे सर 80/180 ग्राम क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अच्छा सर ब्रोमीन हो गया। अच्छा हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो 0.15 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर AgBr वही, अरे सिल्वर ब्रोमाइड मतलब कुछ थोड़ी ना और अलग होता है, नाम है उसका। AgBr में कितना आ जाएगा मुन्ना, तो तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा सर 80 डिवाइड बाय 180 इंटू सर 0.15, तो 0.15 को बेटा अगर हम कट करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, थोड़ा इसको ग्राम क्या आ जाएगा ब्रोमीन, समझ रहे हो, Br2 ब्रोमीन आएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा ये 0 से ये 0 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 10, इधर कितना आ गया 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 12 और जाएगा, और थोड़ा सा कट कर लो, ये कितना आ गया 2, इधर आ गया 9 दूनी 18, इधर आ गया 4, ये कितना आ गया मुन्ना, इधर आ गया
ये 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 3/47 ग्राम, क्या आ गया, ग्राम क्या आ गया, Br2। अब हमसे अभी ये नहीं पूछ रहा है ब्रोमीन का मास आया, अच्छा हमको पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ ब्रीन ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन यही लिखता हूं, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। अब देखो पूरे में कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना है सर, तुम बोलोगे सर 3/47। टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है मुन्ना, 0.25। अच्छा सर इनटू 100 क्यों किए, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो मुन्ना, आपका जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करे, मैं सॉल्व किया हूं, इसको 25.5 आएगा, और 25.5 को लिख सकते हैं 255.5 इंटू 10⁻⁻1 परसेंटेज। समझ रहे हो परसेंटेज क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ के बाद आपको आंसर सर ये आप, अच्छा इसके बाद सर ये आंसर कैसे लिखते भगवान हो, फिर मैं नहीं, मैं सॉल्व करके आया हूँ इसलिए मुझे आंसर इसका याद था इसलिए बोल दिया, नहीं तो मैं सॉल्व करता आपके सामने में। तो इसका आंसर कितना आ गया 255। समझ में आया, इजी क्वेश्चन, बट आप फिर से बोलूंगा अगर आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं भी करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट आप मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। देख कितना क्वेश्चन आसान है, देख मुन्ना 5 कार्बन कैसे होता है मैं आपको बता रखा हूं, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन 5 फिनाइल, तो 5 यहां पर पीएच मतलब फिनाइल डाल दिए। अच्छा सर उसके बाद क्या रहा है 4 पेंटीन, तो पेंटीन 4 डबल बॉन्ड सर चौथे पोजीशन पर डाल दिए, 3 डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, डबल बॉन्ड चौथे पोजीशन पर डाल दिए। उसके बाद सर 2 ऑल मतलब इस पर यहां पर OH डाल दिए, ठीक है मुन्ना। उसके अलावा बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, कंप्लीट फार्मूला लिखना है, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दिक्कत वाली बात। कार्बन की वैलेंसी कहां से 5 करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा H, इधर H, इधर H, इधर H। अच्छा जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा मुन्ना, अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो सेंटर निकाल लो। अगर आप गौर से देखोगे मुन्ना, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, एक स्टीरियो सेंटर है, डबल बॉन्ड। अरे यार सिस ट्रांस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सिस ऑब्लिक ट्रांस दिखाएगा, दिखा, अरे सिस ट्रांस दिखा, सिस ट्रांस दिखा। अरे यार H और H सेम साइड होगा तो सिस, और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। और ये वाला कार्बन क्या है मुन्ना, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, तो ये क्या दिखाएगा DL दिखाएगा। अरे नहीं समझ में आया, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये कायरल मतलब 2 कायरल सेंटर आ गया, तो 2 स्टीरियो है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 2 है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने निकल जाएगा मुन्ना, 2 की पावर n होता है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो 2 की पावर n क्या होता है, कायरल सेंटर, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब आंसर क्या आ गया 4। बहुत इजी क्वेश्चन, बस आप एक बार अगर आइसोमेरिज्म पढ़े होगे और बेसिक IUPAC आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को निपटा ले जाओगे। क्वेश्चन में कोई बहुत डेंजर चीजें नहीं था। अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन विथ मोलर मास 80 ग्राम पर मोल, अच्छी बात है, 90% कार्बन है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। कह रहा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब सर क्या होगा, इसके अंदर H होगा और C होगा, पहली बात। मोलर मास कितना दे रखा है सर, मोलर मास कितना दे रखा है मुन्ना, 80 ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम पर मतलब 1 मोल का मास 80 ग्राम है, बहुत अच्छी बात है। सर मास ऑफ कार्बन यहां से निकाल सकते हैं, मास ऑफ कार्बन कितना निकलेगा सर, 80 ग्राम का बेटा 90% क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये कितना निकल गया, 0 से 0 गया, 8 7 जा 9, अरे 9 8 जा 72, तो 72 ग्राम निकल गया। मतलब सर मास ऑफ, अगर मैं हाइड्रोजन बोल दूं तो सर 80 - 72, क्यों सर 72 किया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में 2 ही चीज है, तो सर ये कितना निकल गया 8। तो सर इसीलिए अगर मैं जब मास निकल गया तो सर इसके अगर एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितना निकलेगा, फॉर्मूला में बताता हूं, फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को HC से डिनोट करते हैं, तो कार्बन कितना हो जाएगा, अरे यार 72 डिवाइड बाय 12, तो कितना निकल गया सर, इधर निकल गया 6, सर 8 डिवाइड बाय सर 1 एटॉमिक मास, तो कितना निकल गया 8, तो कितना निकल गया, इधर निकल गया C6, इधर निकल गया H8, तो ये तो हमारा फॉर्मूला निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा था सर, कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। देख अगर मैं वैसे बोलूं तो मेरे को एक बात बताऊं, 6 कार्बन के लिए अगर यहां एल्केन होता तो CnH2n+2, तो उसके मामले में देख Cn इधर कितना होता, 6 दूनी 12 और 2 14। अब कितना हाइड्रोजन कम है, लेस कितना हाइड्रोजन है सर, लेस कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन क्या है मुन्ना, लेस है, 6 हाइड्रोजन क्या है, लेस है, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 dBe आ जाएगा, 3 डबल बॉन्ड DBE बोल दो या इंडेक्स ऑफ IHD बोल दो, सब वही होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर मैं नहीं समझा, मैं बोला इधर आओ, तेरे लिए फॉर्मूला है सर, DBE क्या होता है, DU क्या होता है, C+1 - H + X - N/2,
ठीक है मुन्ना। ये क्या होता है, कार्बन एटम कितना, हाइड्रोजन एटम कितना। अब देख इस फॉर्मूला में लगा, कार्बन कितना है सर 6, तो 6 + 1, ठीक है मुन्ना। देख कैसे करते हैं, हाइड्रोजन कितना मुन्ना 8, तो 8 + 0 - 0 डिवाइड बाई 2, तो इधर कितना आ गया मुन्ना 7 माइनस इधर कितना आ गया 4, dB3 आ गया। चाहे फॉर्मूला से कर मुन्ना, चाहे डायरेक्ट, मैंने आपको बताया सैचुरेटेड कंपाउंड में देख लिए 6 कार्बन का अगर सैचुरेटेड होता तो उसमें कितना एल्केन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता, उसके कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम है, और 2 हाइड्रोजन कम मतलब 1 DU, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसके हिसाब से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। IHD बोल दो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोल दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल दो, ऑल आर सेम। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन बनना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लोगे, आगे भी आएगा। तो अब देख सॉल्यूशन चैप्टर का आपको ये क्या है, ये एनसीईआरटी का स्निप है। ये क्यों लिखाया हूं, क्योंकि आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। सॉल्ट एनालिसिस अगर तुम अच्छे से कर लिए, वो एनसीईआरटी लैब मैनुअल, इधर उधर अच्छे से मतलब ये नहीं होता है 10 घंटे का लेक्चर जाओ, लैब मैनुअल वो भी एनसीईआरटी से कर लिए तो एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसमें कह रहा है हमको ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मास दे रखा है MX2 का 65.5 और 165.4, द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, ठीक है सर। तो अगर मैं आपको बोल दूं मुन्ना, अगर मैं आपको बोल दूं आई की वैल्यू क्या होता है, तो आई आप देख गौर से यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास कितना है 164 डिवाइड बाय सर एबनॉर्मल मोलर मास, इसको क्या बोल दो, एबनॉर्मल बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, अब्जॉर्ब। अरे यार जो चीजें दिखता है वही एबनॉर्मल तो होता है, तो ये 65.6। इसको सॉल्व कर मुन्ना, इसको सॉल्व कर मुन्ना, ये कितना आ जाएगा 6 3 जा, अरे 6 3 जा 18 होता है, तो ये अप्रॉक्स 2.5 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 2.5 के आसपास होगा। देखो ना डिवाइड, अरे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 120, यहाँ पर 180 भी नहीं है, तो ये 2.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, MX2 नाम का एक कंपाउंड था मुन्ना, ये कैसे ब्रेक होगा, तुम बोलोगे सर ये M+2 में ब्रेक होगा, सर 2x- में ब्रेक होगा। अच्छा मैं बोला इनिशियली, अगर मैं तुम्हें बेसिक सा तुम्हें बताऊं इनिशियली क्या होगा, तुम बोलोगे सर ये A होगा, इसका अमाउंट थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि और बेहतर तरीका से आपको समझ में आए। इसका अमाउंट क्या होगा मुन्ना, A होगा, कुछ मान लेते हैं इसका अमाउंट 0, इसका अमाउंट 0। सर कुछ एट इक्विलिब्रियम, हमको क्या कह रहा है कि थोड़ा देर के बाद परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 - अल्फा डिसोसिएट होगा, ये कितना बनेगा A अल्फा डिसोसिएट होगा, ये कितना बनेगा 2A अल्फा बनेगा, समझ रहे हो। तो अब अगर मेरे को इस फॉर्मूला से मैं फिर से तुमसे आई पूछूं, तो आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कितना मोल निकला, गौर से कर मुन्ना, ऐड कर ले, तो यहां क्या निकल गया A प्लस, इधर A माइनस, A कितना निकला A माइनस A अल्फा, इधर ऐड कर रहा हूं बेटा A अल्फा प्लस का 2A अल्फा, समझ रहा है। डिवाइड बाय क्या सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर पार्टिकल प्रेजेंट इन बिफोर डिसोसिएशन, तो कितना था सर A था। यहां से सर डिवाइड करते हो क्या निकल जाएगा, देखो मुन्ना गौर से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो स्क्रीन की तरफ, A से A कट गया, यहां पर A कॉमन लेंगे तो 1 + 2 अल्फा डिवाइड बाय A, तो यानी ये I कितना आ गया मुन्ना, I यहां से आ गया 1 + 2 अल्फा, और जो ये I आया है ना मुन्ना, इस I को इस I के बराबर कर दे, आंसर अपना आ गया। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, दो चीजें मिला, दोनों को उठा के धर के पटक दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब धर पटकना मतलब समझता है ना, दिमाग में गंदी चीजें मत लाना मुन्ना। देख I + 2 अल्फा है, इसको उठाओ और यहां पर पटको, 1 + 2 अल्फा इक्वल टू कितना निकल गया 2.5, तो 2 अल्फा कितना निकल गया मुन्ना, 2 अल्फा कितना निकल गया मुन्ना 1.5, तो अल्फा कितना निकल गया मुन्ना 1.5 डिवाइड बाई 2। अच्छा हमको परसेंटेज निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 5, तो यानी कितना निकल गया 75%, परसेंट क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया 75%, समझ में आया। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको दो कॉन्सेप्ट, दोनों फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक ही जगह दिया हुआ है, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी फॉर्मूला से आंसर आ सकता था। इजी क्वेश्चन, बट बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे। इसी के साथ 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जितने सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने सिर्फ सॉल्व नहीं किया है, डिटेल तरीका से डिस्कस करके ये बताया कि अप्रैल अटेम्प्ट में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। चैनल पे नए आए हो तो यार तुमको 2 चीजें 3 चीजें जरूर से कर दो। इस वीडियो अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से लाइक किया, और उम्मीद करते हैं 100% अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए केमिस्ट्री का 1 स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। भरोसा रखो मेरे पे, बाकी आप बस मेहनत करो, मेरे ऊपर भरोसा, आपका मेहनत कहीं नहीं जा रहा है, आपका सिलेक्शन विद रैंक के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। स्ट्रेटेजी वीडियो मत देख, पढ़ाई कर मेरे भाई, तेरा रैंक अपने आप आएगा, तेरा रिजल्ट अपने आप आएगा। अपने मेहनत पे ए बंदे तू भरोसा रख, एक दिन तेरा आएगा जब दुनिया में तू ही शोर मचाएगा, समझ रहे हो। इसी के साथ थोड़ा सा मोटिवेशन, हाई एनर्जी आ गया होगा,
मस्त तरीका से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा पेपर मैं इसी ऑर्डर में अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूं 2025 का सारे पेपर का। तो उसको एज ए मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो ये वीडियो सोल्यूशन आपको पूरा हेल्प करेगा। पूरी यूट्यूब में एकमात्र ऐसा सोल्यूशन पेपर के आने के बाद डिटेल तरीका से करा रहा हूं। तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करके रखो यार, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्ती करके रखोगे, फायदे में रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त, टाटा।